फ्रेंड्स, बीए पार्ट 2 के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन किया था। हम लोग ने काफ़ी विस्तार में ये जानने की कोशिश की थी कि तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, तुलनात्मक शासन क्या होता है और उसकी क्या प्रकृति होती है और उसका क्या विषय क्षेत्र होता है। इस सब पर हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी और हम लोगों ने 2 टर्न इस टॉपिक के लिए डिवोट किया था। हम लोगों ने इस बात को भी नोट किया था कि तुलनात्मक राजनीति बहुत व्यापक होती है और तुलनात्मक शासन संकीर्ण होता है। हम लोगों ने ये भी नोट किया था कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कुछ प्रमुख बातें होती हैं, जैसे कि औपचारिक राजनीतिक संस्थाएं या अनौपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाएं। इनके अध्ययन भी ज़रूरी होता है और विशेषकर हम लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था पर जोर दिया था। इतना अध्ययन करने के बाद आज हम लोग यूनिट 1 के तुलनात्मक राजनीति से संबंधित दूसरे टॉपिक पर जाएंगे कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम। उपागम मीन्स अप्रोच या उपागम किसी भी विषय के अध्ययन का उपागम होता है, मतलब एक तरीका होता है, एक विधि होती है कि उस विषय का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। उसी तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी अप्रोचेस हैं, यानी कि उपागम है, विधि है, यानी कि एक तरीका है कि उस तरीके के हिसाब से अध्ययन किया जाता है। अब जब हम अध्ययन करने के तरीक़ों को ढूंढते हैं तो मुख्यतः हमको 2 धाराएं देखने को मिलती हैं। एक है परंपरागत उपागम यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच यानी कि आधुनिक उपागम। तो पहले हम लोग परंपरागत उपागम के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि परंपरागत उपागम का अध्ययन, परंपरागत उपागम के द्वारा कब अध्ययन किया जाता था, यानी कि परंपरागत उपागम का प्रचलन कब होता था और परंपरागत उपागम की क्या विशेषताएं थीं। धीरे धीरे ये समझ में आया कि परंपरागत उपागम अपूर्ण है, अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए बहुत सही तरीका नहीं है। जब इस बात का एहसास हुआ तो परंपरागत उपागम को छोड़कर नए उपागम यानी कि आधुनिक उपागम की चर्चा शुरू हुई। लेकिन इसके बीच में एक कड़ी ये है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो कौन से कारक थे जिन्होंने राजनीतिक वैज्ञानिकों को ये एहसास दिलाया कि परंपरागत उपागम एक अपूर्ण और अनुपयुक्त तरीका है। तो परंपरागत उपागम का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियां थी, कौन कौन से कारक थे जिनकी वजह से जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे उनका इससे मोह भंग हुआ। उसके बाद हम लोग आधुनिक उपागम पर आएंगे और आधुनिक उपागम की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि आधुनिक उपागम
जो नया तरीका है उसका प्रचलन कब से हुआ और आधुनिक तरीका जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। आधुनिक उपागम की कड़ी में हम ये भी देखेंगे कि बहुत से मॉडल्स दिए गए हैं अध्ययन करने के। ये सभी मॉडल्स जो हैं इनका अध्ययन करना आपके कोर्स में उल्लिखित नहीं है। आपको मुख्यतः दो पर ही फोकस करना होगा। एक राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम्स एनालिसिस या जस्ट सिस्टम एनालिसिस यानी कि व्यवस्था विश्लेषण, और दूसरा है संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। सिर्फ इन्हीं दोनों का आपको अध्ययन करना होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग अपने अध्ययन में इस बात को देखेंगे कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसका परंपरागत उपागम क्या रहा है। देखिए, परंपरागत उपागम का प्रचलन द्वितीय विश्व युद्ध के पहले था। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो हमारा अध्ययन करने का तरीका था वो ट्रेडिशनल अप्रोच या परंपरागत उपागम के द्वारा हुआ करता था। परंपरागत उपागम के बहुत से लक्षण हैं, जैसे कि नंबर 1, यह गैर तुलनात्मक है यानी कि नॉन कंपैरेटिव है। दूसरा, वर्णनात्मक है या डिस्क्रिप्टिव है। तीसरा, क्षेत्रीय दृष्टि से संकीर्ण है या पैरोकियल है। चौथा, ये गतिहीन है या स्टैटिक है। और पांचवा, ये प्रधानतः मूल युक्त आदर्शात्मक अध्ययन है। तो जो परंपरागत अध्ययन था या परंपरागत उपागम था उसके जो लक्षण हैं वो हमने आपको 5 हेडिंग्स में गिनाए, जिनको मैं रिपीट करना चाहता हूँ और इसको हम लोग हर हेडिंग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला मैंने आपको गिनाया कि परंपरागत उपागम गैर तुलनात्मक होता था। दूसरा, वर्णनात्मक होता था। तीसरा, क्षेत्रीय दृष्टि से संकीर्ण होता था। चौथा, गतिहीन होता था। और पांचवा, प्रधानता मूल युक्त आदर्शात्मक अध्ययन होता था। तो पहले हम लोग लेते हैं गैर तुलनात्मक। देखिए, ये बड़ा विरोधाभास है कि तुलनात्मक राजनीति का जो पुराना तरीका था अध्ययन का वो गैर तुलनात्मक था, यानी कि वो नॉन कंपैरेटिव था, उसमें तुलना होती ही नहीं थी। जो पुराना तरीका था उसमें अगर कोई एक ग्रंथ लिखा जाता था, कोई एक अध्ययन होता था, तो ग्रंथों में किसी एक देश का अध्ययन होता था। जहाँ एक से अधिक देशों का अध्ययन होता था वहाँ विभिन्न देशों की संस्थाओं का पृथक पृथक वर्णन होता था। यदि कोई समस्या हो तो उसकी विवेचना किसी विशेष देश के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कर दी जाती थी। तो सही माने में देखिए तो परंपरागत तरीका जो था वो कंपैरेटिव था ही नहीं, वो तुलनात्मक था ही नहीं, वो नॉन कंपैरेटिव था, गैर तुलनात्मक था, क्योंकि अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर और उनका अलग अलग वर्णन कर दिया जाता था। दूसरी जो विशेषता है वो है वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव। ये भी जो है वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव जो है ये पहली व्यवस्था से जो है या यूं कहिए पहले लक्षण से जुड़ा हुआ है, उसी का ही इलेबोरेशन है। वर्णनात्मक लक्षण के तहत हम ये कह सकते हैं
कि जो अध्ययन होता था परंपरागत तरीक़ों से, उसके अध्ययन में मात्र शासनों का वर्णन होता था, उनको जोड़ने वाले किसी सामान्य सूत्र की बात नहीं होती थी। ग्रंथों में विभिन्न देशों के औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के वर्णनों की भरमार थी। उनकी समानताओं और असमानताओं के मूल में जो तत्व थे उसका कोई परीक्षण नहीं होता था। तो सिर्फ वर्णन होता था, डिस्क्रिप्शन होता था, अलग थलग डिस्क्रिप्शन हो रहा है। जो असमानताएं हैं और जो समानताएं हैं विभिन्न, उसमें उनमें क्या कहते हैं, क्या सामान्य सूत्र हैं, उन सामान्य सूत्रों का कतई कोई वर्णन नहीं होता था। फिर तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि जो परंपरागत अध्ययन होता था वो क्षेत्रीय दृष्टि से संकीर्ण होता था। क्षेत्रीय दृष्टि से संकीर्ण, इसके लिए अंग्रेज़ी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पैरोकियल। तो क्षेत्रीय दृष्टि से संकीर्ण ये लक्षण परंपरागत उपागम के संदर्भ में होता था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि यह अध्ययन केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों तक सीमित था। ध्यान दीजिएगा, ये सीमित या संकीर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर वाज कन्फाइंड ओनली टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। जो इसमें अध्ययन था वो सिर्फ पश्चिमी यूरोपीय देशों तक सीमित होता था। इसका दो कारण थे प्रमुख। एक तो ये कि इन देशों में पहुंचना सरल था। भाई सारे के सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे शुरू में वो वेस्ट के होते थे। इन देशों में पहुंचना सरल होता था। यहाँ पर अध्ययन के लिए बेहतर सुविधाएं थी, भाषाई कठिनाई नहीं थी और विद्वानों का सांस्कृतिक लगाव था। जब इसी रीजन वेस्ट के ही विद्वान थे तो उनकी भाषा भी वही थी और उनका एक तरह से कल्चरल एफिनिटी थी। उनको वहाँ जाना, वहाँ अध्ययन करना अच्छा लगता था। एक तो ये था। दूसरा एक सोच संबंधी कारण था। सोच संबंधी कारण ये था कि ये जितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स थे ये मानते थे कि जो पश्चिमी राष्ट्रों का लोकतंत्र है, ये पश्चिमी राष्ट्रों का लोकतंत्र एक सामान्य व्यवस्था है जिसका प्रसार और अन्य राष्ट्रों द्वारा इसको स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने, पश्चिमी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनके मन में ये भावना व्याप्त थी कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें जो अध्ययन है इसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र एक सामान्य व्यवस्था है और देर सबेर इसका पूरे विश्व में प्रसार हो जाएगा। आज जिन देशों में ये लोकतंत्र नहीं भी है तो ये एक सामान्य किस्म की व्यवस्था है। ये धीरे धीरे फैलकर अन्य देशों में भी पहुंच जाएगी, उन देशों में भी जहां पर लोकतंत्र आज की तारीख में नहीं है, और देर सबेर वहां भी इसको स्वीकार कर लिया जाएगा। और यदि वो ऐसे किसी देश का या पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसे देशों का या ऐसी व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं जहाँ पर लोकतंत्र है, यानी कि पश्चिमी देशों का अध्ययन करते हैं, तो वो एक ऐसी सामान्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं जिसको कि आने वाले समय में सभी जगह पर अंगीकार कर लिया जाएगा। तो ये एक उनकी सोच थी। इस सोच ने उनको प्रेरित किया कि वो अपना जो अध्ययन है वो अध्ययन पश्चिमी यूरोपीय देश तक सीमित करें। इसके अलावा जो अगला लक्षण था
वो था गतिहीन या स्टैटिक। ये गतिहीन इसलिए था क्योंकि गतिशील तत्वों और उसके कारणों की उपेक्षा की जाती थी, जिनसे संस्थाओं में परिवर्तन होता था। ये जो अध्ययन था ये गतिशील नहीं था। जो समाज के डायनेमिक फैक्टर्स होते हैं, उन डायनेमिक फैक्टर्स का स्टडी परंपरागत उपागम में होता ही नहीं था। सिर्फ गतिहीन फैक्टर्स का अध्ययन होता था, यानी कि जो स्टैटिक फैक्टर्स थे उन स्टैटिक फैक्टर्स का अध्ययन होता था। जो विद्वान होते थे वो केवल संवैधानिक संरचनाओं और औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते थे। वे प्रभुत्व की समस्या और उसका निवास कहाँ है इसका अध्ययन करके संतुष्ट हो जाते थे। यदि राजनीतिक दल का अध्ययन किया जाता तो केवल उसकी विधिक स्थिति की चर्चा होती, उसके द्वारा देश के राजनीतिक शक्ति संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता था उसकी कोई चर्चा नहीं होती थी। तो देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि समाज में दो किस्म के फैक्टर्स होते थे। एक तो औपचारिक फैक्टर्स होते थे, औपचारिक संस्थाएं होती थी। दूसरा अनऔपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं। ये वो प्रक्रियाएं होती हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं होता है, परंतु ये इस बात को निर्धारित करती हैं कि समाज कैसे चलता है, राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती है, राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है, राजनीतिक व्यवस्था में नीति निर्माण कैसे होता है, और जो शक्ति का संचालन होता है उस या शक्ति के जो केंद्र होते हैं उसके पीछे कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये सारी होती हैं। तो जो परंपरागत तरीका था, परंपरागत तरीका बहुत ही फॉर्मल हुआ करता था। इस फॉर्मल तरीके में ये सारी के सारा जो अनऔपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाएं थीं, इन अनऔपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं होता था। इनको दरकिनार कर दिया जाता था और औपचारिक अध्ययन करके ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स जो थे वो संतुष्ट हो जाते थे और अपने को वहीं तक सीमित कर लेते थे। तो इसीलिए ये जो स्टडी थी, ये स्टडी को गतिहीन कहा जाता है, गतिशील नहीं कहा जाता है। इसके अलावा जो तुलनात्मक राजनीति थी वो प्रधान रूप से, अगला पॉइंट जो है वो ये है कि प्रधान रूप से मूल युक्त आदर्शात्मक सिद्धांत था। देखिए, दो किस्म से अध्ययन हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो अध्ययन है वो मूल्यों से ओतप्रोत हो, यानी कि मूल्यों से, वैल्यूज़ से ओतप्रोत हो, वैल्यूज़ से युक्त हो। दूसरा जो स्टडी होती है वो वैल्यू फ्री स्टडी होती है, या मूल्यों से मुक्त होती है। उसमें मूल्यों का ज़्यादा महत्व नहीं होता है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अपने क्या मूल्य हैं, वो किन बातों को अच्छा समझ रहा है, किन बातों को बुरा समझ रहा है, क्योंकि जहाँ पर मूल्य आ जाते हैं अध्येता के, वहाँ पर एक तरह से झुकाव हो जाता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, और वो चीज़ों पे जजमेंट करने लगता है कि ये अच्छा है या बुरा है। ऐसी जो स्टडी होती है, जो मूल्य युक्त स्टडी होती है, वो बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की स्टडी होती है और उसको नॉर्मेटिव स्टडी बोला जाता है, मूल्यों से युक्त। तो
जो परंपरागत अध्ययन था वो मूल्य युक्त आदर्शात्मक अध्ययन होता था। परंपरागत राजनीति में विद्वान कुछ आदर्श धारणाओं को कसौटी मानकर उन पर राजनीतिक संस्थाओं और शासन संरचनाओं को कसते थे। उदाहरण स्वरूप प्रजातंत्र श्रेष्ठ है और प्रजातंत्र वहाँ सफल होगा जहाँ दो दलीय व्यवस्था है। इसके आधार पर ही विद्वान किसी शासन को अच्छा या बुरा मानते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे वो उन्होंने अपने मूल्यों को जो है वो आरोपित कर दिया था इसके अध्ययन पर, पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन पर अपने मूल्यों को आरोपित कर दिया था। तो आगे जैसा कि हम बताएंगे ये बहुत सही तरीका नहीं था, क्योंकि जब आप अपने दिमाग में किसी चीज़ को एक बैठा लेते हैं तो उस चीज़ के प्रति आपका बायस हो जाता है, उस चीज़ के प्रति झुकाव हो जाता है, आप उस चीज़ को अच्छा या बुरा समझने लगते हैं और वास्तविकता ना खोजकर आप जजमेंट पास करने लगते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति है, यह परंपरागत उपागम था, उसका एक लक्षण ये था कि वो वैल्यू लेडन स्टडी थी या मूल्यों से युक्त अध्ययन हुआ करता था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो परंपरागत उपागम है ये एक स्टेज पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने छोड़ा और आधुनिक उपागम पर आए। तो आधुनिक उपागम का प्रचलन कब शुरू होता है? ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने लगती है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड है, उसके पश्चात का जो पीरियड है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड है, ये इस पीरियड में मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक उपागम का प्रचलन शुरू हुआ। अब जो ये आधुनिक तरीका है इसका प्रचलन शुरू हुआ, जाहिर बात है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई होंगी, कुछ ऐसे कारक उभर कर आए होंगे जिनकी वजह से परंपरागत उपागम से राजनीतिक वैज्ञानिकों का मोह भंग हुआ होगा। तो ये जो परंपरागत तरीके से राजनीतिक वैज्ञानिकों का मोह भंग हुआ, इसके कुछ कारक थे। तो अब हम लोग ये देख लेंगे कि वो परंपरागत उपागम की कमियों के कौन कौन से ऐसे कारक थे, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके चलते हुए परंपरागत उपागम की कमियां उजागर हुईं और राजनीतिक वैज्ञानिक एक आधुनिक अप्रोच को खोजने के लिए प्रेरित हुए। तो नंबर 1 आप देखिए कि 2 विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्र का प्रसार अवरुद्ध हुआ और स्थापित लोकतंत्र ध्वस्त हुए और उनके स्थान पर तानाशाही सरकारें आईं। जब ऐसा हुआ तो इस धारणा ने यह ध्वस्त कर दिया, ये धारणा ध्वस्त हो गई कि लोकतंत्र एक सामान्य किस्म की सरकार है और देर सबेर सभी व्यवस्थाएं उसको अंगीकार कर लेंगी। जैसे जर्मनी का उदाहरण ले लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बीच का पीरियड था, जर्मनी में हिटलर की सरकार ने विद्वानों में बेचैनी उत्पन्न कर दी और वे परंपरागत उपागम की अपूर्णताओं और कमियों को महसूस करने लगे। इससे राजनीति शास्त्र के अध्ययन की पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। देखिए, थोड़ा सा पीछे चलिए
मैंने आपको तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि परंपरागत उपागम जो था वो अध्ययन की दृष्टि से संकीर्ण था। मतलब वो पश्चिमी यूरोपीय देशों के प्रति उसका लगाव था, और पश्चिमी यूरोपीय देशों के प्रति जो लगाव था उसमें जो सोच संबंधी कारण था वो ये था कि डेमोक्रेसी इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि लोकतंत्र जो है वो एक सामान्य किस्म की राजनीतिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र का धीरे धीरे प्रचार प्रसार होगा और लोकतंत्र को सभी व्यवस्थाओं में स्वीकार कर लिया जाएगा। और एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में एक्चुअली हमें ये देखने को मिलता है कि लोकतंत्र का प्रचार और प्रसार तो आप भूल जाइए, जहाँ पर लोकतंत्र था भी, और जर्मनी इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ पर लोकतंत्र था भी वहाँ भी लोकतंत्र ध्वस्त हो गया। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में ये बात उभर कर आई कि ये जो सोच है, इस सोच में कहीं कोई बेसिक फ्लॉ है, कहीं कोई गलती है, और ये बात जो है वो परंपरागत तरीके से समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए हमें कोई आधुनिक तरीका ढूंढना होगा। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण जो था वो अमेरिका में उत्पन्न हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत से राजनीतिक वैज्ञानिक संघ शासन की सेवा में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि वास्तविकता को समझने के लिए परंपरागत उपागम अनुपयुक्त है। इससे इस पद्धति में परिवर्तन और परिष्कार की आवश्यकता महसूस हुई और विद्वानों को नए उपागम खोज करने की प्रेरणा मिली। अब देखिए, दूसरा जो फैक्टर था वो अमेरिका में उभर कर आया। हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो थे, जो पहले यूनिवर्सिटी तक ही सीमित थे, उनकी सेवाएं प्रशासन में ली गई। और जब वो प्रशासन में आए तो उन्होंने देखा कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं उसमें और एक्चुअली जो घट रहा है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। इन दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, एक गैप सा है। ये जो गैप है, इस गैप को उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इसको समझा नहीं जा सकता है, इस गैप को सिर्फ उससे नहीं समझा जा सकता है, परंपरागत उपागम से नहीं समझा जा सकता है। यदि वास्तविकता को समझना होगा तो हमको एक नए तरीके का अध्ययन करना होगा वास्तविकता को समझने के लिए। तो वो आधुनिक उपागम का इसलिए प्रैक्टिकल कारणों से भी जो है वो प्रेरित हुए। प्रैक्टिकल कारण जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे और अब संघ शासन की सेवा में आए तो उनको थ्योरी और प्रैक्टिस में अंतर दिखाई दिया, और वो फिर इस बात के लिए प्रेरित हुए कि परंपरागत तरीके को छोड़ा जाए और आधुनिक तरीके को अपनाया जाए। इसके अतिरिक्त अमेरिका में ही एक और कारण हुआ। जब संघीय सरकार की सेवा में राजनीतिक वैज्ञानिक सम्मिलित हुए तब उन्होंने अंतर विषयक मंडलियों के सदस्य के रूप में काम किया, इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप्स के रूप में काम किया। अंतर विषयक मंडली या इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि जब अमेरिकी सरकार ने इन राजनीतिक वैज्ञानिकों की सेवा लेनी शुरू की तो उसमें पॉलिटिकल साइंस के भी लोगों को बुलाया, उसमें इकोनॉमिस्ट्स को भी बुलाया, उसमें सोशियोलॉजिस्ट्स को भी बुलाया, उसमें साइकोलॉजिस्ट्स को भी बुलाया, उसमें हिस्टोरियंस को भी बुलाया। इन सभी लोगों को
बुलाया। अभी तक पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिर्फ अपने डब्बे में बंद होकर अलग थलग पड़े रहकर जो है वो अध्ययन करते थे। तो लेकिन जब इन लोगों के इन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स का जब संघ शासन के वास्तविकता में प्रशासन में आए तो उनकी मुलाकात ये जो विभिन्न डिसिप्लिन के लोग थे इनसे हुई। जब इनसे हुई तो इनको इस बात का ज्ञान हुआ कि दूसरे विषयों की क्या शब्दावली है, दूसरे विषयों के क्या शोध पद्धति है और दूसरे विषयों में क्या प्रत्यय हैं, क्या कंसेप्ट हैं जिसका प्रयोग हो रहा है। इससे इनका अपना खुद का विषय एनरिच हुआ, इनका ज्ञान वर्धन हुआ और इनके सोचने के तरीके में परिवर्तन आया और ये अन्य चीज़ों का अन्य तरीके से अध्ययन करने के लिए, आधुनिक तरीके से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए। तीसरा जो कारण था वो था जिसने कि बहुत महत्वपूर्ण कारण था, जिसने कि परंपरागत उपागम को छोड़ने के लिए और आधुनिक उपागम का अध्ययन करने के आधुनिक तरीके से अध्ययन करने के लिए राजनीतिक वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। वो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में नवीन राज्यों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में नवीन राज्यों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि बहुत से देश, और उसमें भारत भी सम्मिलित है, जो कि यूरोपीय देशों के उपनिवेश हुआ करते थे, वो धीरे धीरे आज़ाद होने लगे। ये जो इन राष्ट्रों को नवोदित राष्ट्र बोला गया या नवीन राज्य बोला गया, इनका उभरना जो था वो एक बहुत बड़ा कारण बना जिसने कि परंपरागत उपागम का अंत कर दिया। देखिए, परंपरागत उपागम का विषय क्षेत्र पश्चिमी लोकतंत्र थे और जब इस परंपरागत उपागम का प्रयोग नवोदित राष्ट्रों के अध्ययन हेतु किया गया तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं या वास्तविकताओं को समझने में ये उपागम पूर्णतः असफल रहा। पीटर एच मर्कल ने नवोदित राष्ट्रों के उदय को तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की पद्धति में परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल कारण माना है। देखिए, बहुत सरल है कि अभी तक परंपरागत उपागम का जो इस्तेमाल होता था वो पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन करने के लिए होता था। परंपरागत उपागम का अध्ययन पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन करने के लिए होता था। अच्छा, अब ये जो राज्य थे जो स्वतंत्र हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि पहले किसी न किसी यूरोपीय देश की कॉलोनी थे, ये राज्य जो थे वो परतंत्र थे, यूरोपीय देशों के अधीन थे। तो इन राज्यों में जो एक डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो नॉर्मल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई शताब्दियों तक हो ही नहीं पाया था। इसलिए ये जब उभर कर आए तो इनकी जो राजनीतिक वास्तविकताएं थीं वो पश्चिमी राष्ट्रों से कहीं भिन्न थीं। और जब परंपरागत उपागम का उपयोग जो कि पश्चिमी राष्ट्रों के ऊपर अप्लाई किया जा रहा था, उसको जब इन नवोदित राष्ट्रों के ऊपर अप्लाई किया तो वो कम्प्लीटली फेल्योर रहा। उसके द्वारा नवोदित राष्ट्रों की राजनीतिक वास्तविकताएं नहीं समझ में आई। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ये समझ में आने लगा कि अब
परंपरागत उपागम के दिन गुजर गए हैं। परंपरागत उपागम का कोई रोल नहीं है, परंपरागत उपागम की कोई भूमिका नहीं है। और यदि हमको अपना अध्ययन को विस्तृत करना है, अध्ययन को और सुचारू बनाना है, अध्ययन को और अर्थपूर्ण बनाना है और उसमें हम अन्य जो नए देश उभर कर आए हैं उनको भी सम्मिलित करना है और उनकी राजनीतिक वास्तविकताओं को अगर समझना है तो एक कोई नया आधुनिक तरीका खोजना होगा। और इसीलिए वो आधुनिक उपागम को का आधुनिक तरीके से राजनीति के अध्ययन को करने के लिए प्रेरित हुए। तो आप ये देखिए कि हम लोगों ने किस लाइन पर, हम लोगों ने किस धारा पे आज अध्ययन किया है, किस धारा पे हमने काम किया है। हमने तो आज पहले हमने आपको ये बताया कि पॉलिटिकल साइंस को अध्ययन करने के दो तरीके हुआ करते थे। एक ट्रेडिशनल या परंपरागत तरीका था और दूसरा आधुनिक या मॉडर्न तरीका था। परंपरागत तरीका द्वितीय विश्व युद्ध के पहले होता था और आधुनिक तरीका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता था। परंपरागत तरीके के हमने आपको लक्षण गिनाए, पर ये भी बाद में बताया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों के चलते हुए इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि परंपरागत तरीका जो है वो राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने में अनुपयुक्त है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक तरीके का प्रचलन बढ़ा और आधुनिक तरीके के प्रचलन से जो है वो एक नए किस्म का दृष्टिकोण हमको देखने को मिलता है अध्ययन में। और इस बात को मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ कि ये आधुनिक तरीका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया और इसका 2-3 मैंने कारण गिनाया है। और जो सब बाद में मैंने कारण गिनाया है कि नवोदित राष्ट्रों का उदय, ये अपने में सबसे महत्वपूर्ण कारण था। क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी जो कि स्वतंत्र हुई थी, नवोदित राष्ट्र जो कि स्वतंत्र हुए थे, इनकी एक बहुत बड़ी जमात थी, इनका एक बहुत बड़ा हुजूम था और इनको अध्ययन करने के लिए इनका अध्ययन अनिवार्य हो गया था। और जब परंपरागत तरीका फेल हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक तरीके को अपनाया गया। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग ये देखेंगे कि आधुनिक उपागम की क्या विशेषताएं थीं और ये आधुनिक उपागम परंपरागत उपागम से किस प्रकार से भिन्न था। जब एक जनरल हम लोग ये पढ़ लेंगे तो हमने जैसा आपको बताया था कि फिर आधुनिक उपागम के अंतर्गत विभिन्न मॉडल आते हैं, ढेरों मॉडल्स आते हैं, लेकिन आपको अपने कोर्स के हिसाब से 2 तक ही सीमित करना पड़ेगा। एक ये है कि सिस्टम्स एनालिसिस तक या व्यवस्था विश्लेषण उपागम तक, या उसको पूरा बोल सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण, और दूसरा संरचनात्मक उपागम। इन दोनों मॉडल्स को आपको अध्ययन करना होगा। यह हम लोग नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। आज हम लोग वार्ता यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।